Yeah. Hello, good evening, sir. Hello, yeah, good evening, Saurabh. Good evening, Komal. How are you guys? All great. Good evening, sir. So we have Dr. Sagar Mudgal with us, who is a consultant neuropsychiatrist. And as Komal said, कि हमारा जो अब टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं with Dr. Sagar is mental health and medications, जिसके बारे में Komal will give us a proper brief for sure. Okay, so when we talk about medications, जहाँ पे भी कोई भी चीज़ जैसे हमें फील होती है, मुझे पेन हो रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे कफ या कोल्ड हो रहा है, हम सबसे पहले घर में जो भी मेडिसिन होती है वो लेना शुरू कर देते हैं, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू माइंड कि हाँ बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, नहीं मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सैड एंड एकदम डिप्रेसिव फील कर रहा हूँ, दिस एंड दैट, और किसी ने बता दिया कि नहीं तुम्हें प्रोफेशनल को रीच आउट करने की ज़रूरत है, प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है. So first of all, what comes to our mind? Medications, medicines, and doctors. Like psychiatrists वो हमारे दिमाग में आते हैं. So ये पता नहीं इंडियन सोसाइटी में कब आएगा कि नहीं हम साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं. So हमारे पास जनरली रेफर होते हैं डॉक्टर्स के पास से केसेस, ज्यादातर केसेस. So let's talk about Komal discussion है rent नहीं, ठीक है? It's like that you invited Dr. Sagar to rant about it. That why is it so, Dr. Sir? हमें बताइए. No, I'm taking that point. Okay, fine. So when it comes to medicines, ऐसे बहुत सारे myths हैं कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं, ये है वो है. तो पहले हम थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं कि हाउ दे हेल्प अस टू get rid of any kind of mental health illness, या तो फिर उनको क्योर करने में या मैनेज करने में, and then we'll talk about some kind of myths and misconceptions related to medications, right? So सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ये मेडिसिन जहाँ पे बात आती है तो हमें बहुत सारी ऐसी फिजिकल इलनेस के बारे में पता है कि वो किस तरीके से हमें हेल्प करती है. व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो वो किस तरीके से हेल्प करती है और किस तरीके की उनकी प्रोसेस रहती है? दिस इज नॉट रियली नोन. ये बहुत कम लोगों को पता है. समहाउ मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता अपने यहाँ पे. मतलब अभी तो फिर भी आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और काफी लोग अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं. बट जैसे होता है कि मुझे आज एंजाइटी है या मुझे आज डिप्रेशन है जैसा बोलते हैं, तो देर इज अ न्यूरोकेमिकल कॉल्ड सेरोटोनिन एंड देयर आर मेनी अदर्स आल्सो. बट अपन बहुत एक बेसिक डिस्कशन रखेंगे, बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है यहाँ पे, साइकियाट्रिक फोरम पे नहीं है अपन. सो ऐसा होता है कि जो भी डिप्रेस्ड है उसके दिमाग में जो न्यूरोकेमिकल सेरोटोनिन है उसके लेवल्स घट जाते हैं. सेम गोज विद एंजाइटी. मतलब ऐसे बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स है, उनका जब अप एंड डाउन होता है, इम्बैलेंस होता है, इट इज देन कि उनको ये सब सिम्टम्स फॉरवर्ड आते हैं. ऐसे साइकोसिस है जहाँ पे किसी को कि दे आर इन नॉट इन टच विद रियलिटी, वहाँ पे डोपामिन लेवल्स आर टू मच. सो द थिंग इज कि जैसे आपने भी बोला कि साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं भेजते. अच्छा क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है. नहीं सीरियसली, तो ऐसा है कि आवर थेरेपी वर्क्स हैंड इन हैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट बिलीव कोई भी साइकाइट्रिस्ट ऐसा बोल सकता है कि मैं केवल मेडिसिन को ठीक कर दूंगा. ऐसा हो ही नहीं सकता. बिकॉज इनिशियली जो पेशेंट आता है एंजाइटी या डिप्रेशन में, वो इतना उसको घबराहट होता है कि जैसे मैं मेडिटेशन करवाता हूँ पेशेंट को, समहाउ मेरा है ऐसा कि आप ट्राई करो. एकदम से कोई डिस्टर्ब पेशेंट आता है, आप उससे आंख बंद करवाओ, वो घबरा के आंख खोल देते हैं. राइट. बहुत सारे रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स बोलते हैं तुम मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो. उनसे नहीं हो रहा, वो अक्यूट स्टेज पे है, बहुत डिस्टर्ब है. करेक्ट. या एट दैट टाइम अगर आप अब फिजिकल इलनेस से उसको जोड़े अपन, एग्जांपल किसी को पैर में फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो केवल सर्जरी उसका इलाज नहीं है, रेस्ट उसका इलाज नहीं है. बाद में रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वैसे ही होता है कि लेकिन इनिशियली सर्जरी होगी, उनको लेटे रहना पड़ेगा, फिर दे विल टेक सपोर्ट ऑफ क्रचेस. ये सारा जो प्रोसेस है मेडिसिन टेक केयर ऑफ इट. पूरा इनिशियल बैलेंस मेंटेन करना है. फिर होता है ना थोड़ा सा पेशेंट स्टेबल हो रहा है, तो अलोंग विद मेडिकेशंस देन वी शुड स्टार्ट काउंसलिंग. डेफिनेटली, क्योंकि वो एकदम से डिस्टर्ब रहेगा, आप काउंसलिंग नहीं कर पाओगे उसको, वो सुनेगा नहीं.
It's totally true. When patient come to us and when we see कि जो भी symptoms है वो काफी severe है, like depression हो या anxiety हो, हम most common अगर disorders भी ले ले, तो भी अगर symptoms काफी severe हैं and पेशेंट भी एजुकेटेड नहीं है उन चीजों को लेके कि क्या हो रहा है, किस लिए ये सारी चीजें हो रही है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू वर्क इन अ काउंसलिंग सेशन और थेरेपी, राइट? सो इवन हम भी यही कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम साइकियाट्रिस्ट के पास भेजें ताकि उनके सिम्टम्स थोड़े manageable हो जाए, and then slowly and gradually we'll start discussing about their symptoms, उनके cognitions के बारे में, emotions के बारे में बात करते हुए उनके ऊपर work करते हैं. Correct, this is the process, मतलब दोनों साथ साथ में चलते हैं. Fine. So ऐसे कौन से disorders हैं, ऐसे कौन से mental health illnesses हैं जहाँ पे medications बहुत अच्छे से work करती है, काफी helpful रहती है symptoms को reduce करने में या तो manage करने में? Maximum disorders बोल सकते हैं, anxiety disorders, depression, any kind of psychotic disorder, be it schizophrenia or acute transient psychotic disorder, somatoform disorders भी जहाँ पे अलग अलग जगह पे बॉडी पेन्स होते हैं. इनिशियली वो भी मतलब वो पेशेंट आके बस बोलेगा मुझे यहाँ पेन है, आज कल मुझे यहाँ पेन है, परसों यहाँ. आप उसको बोलोगे कि नहीं आपका पेन माइंड से है, वो बोलेगा मुझे पेन है, माइंड से है तो क्या ठीक तो करो. या करेक्ट. एंड ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास से घूम घूम के एंड वो बोलते हैं नहीं ये डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हें कुछ भी नहीं है, लाइक तुम्हें कोई हार्ट रिलेटेड इश्यू नहीं है. इसके पास गया, उसने बोला नहीं दूसरी कोई भी इश्यू नहीं है, सारे रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, और वो लोग मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास भेज रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेरे माइंड में कुछ है, मैं थोड़ी पागल हूँ. तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं एंड दोज आर साइकोसोमेटिक इश्यूज. जैसे हमको ये आइडिया है तो उनको ये बहुत बार पता नहीं रहता है. देयर आर सम like we can say disturbances in our mind, in our thought process, which is creating this physical condition. Correct? The mind-body connection. Mind-body connection, yes, mind-body connection. Okay, so आप हमें ये चीज बताइए कि जब भी कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, लाइक अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, राइट? सो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो उनको आपके साथ शेयर करनी चाहिए या एक डॉक्टर के साथ शेयर करनी चाहिए जिसपे से आप बहुत अच्छे से डायग्नोज कर पाओ एंड ये भी डिसाइड कर पाओ कि सामने वाले पर्सन को या पेशेंट को किस लेवल के डोजेस देने की जरूरत है, या डोजेस सेट करने में आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहे वो इन्फॉर्मेशन? ऐसा जनरल बहुत कहावत है, मतलब बोलते हैं कि डॉक्टर और वकील से जनरली कुछ छुपाना नहीं चाहिए. ये साइकाइट्रिस्ट के लिए तो बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि इतने डीप रूटेड इश्यूज होते हैं कि अगर पेशेंट नहीं बताता है, बहुत हेजिटेट करता है, तो आप उसके कोर साइकोपैथोलॉजी तक जा ही नहीं पाते. उसके चल क्या रहा है उसके अंदर बेसिकली. तो बताना तो सब कुछ इन डेप्थ है, एंड ऑब्वियसली इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइकाइट्रिस्ट कि वो कितने अच्छे से निकलवा पा रहे हैं. करेक्ट. तो उस पर डिपेंड करता है कि अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स है तो उसको आप ज्यादा डोज मत दीजिए. ये भी कुछ मतलब आई शुड नॉट से दिस ऑन अ फोरम, बट अ लॉट ऑफ साइकियाट्रिस्ट ओवर प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस. वो आता है पेशेंट, 5 मिनट बात करते हैं, 10 दवाइयां लिख देते हैं. सो दैट इज नॉट बेनिफिशियल. आप सपोर्ट लो मेडिकेशंस का, एक या दो दिन चाहिए उसको, तो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन मत करो उसको. There are a lot of things. We can't only treat only with medications. Medications are required, but not only medications. करेक्ट. तो अगर पेशेंट मतलब कोई भी पर्सन डॉक्टर के पास जाता है तो वो अपनी इश्यूज, मतलब जो भी उसके करंट सिम्टम्स है, चाहे वो फिजिकली जो भी फील कर रहा है, कॉग्निटिवली इमोशनल चैलेंजेस जो भी फेस कर रहा है, वो सारी चीजें, एंड अगर उन्हें कुछ आइडिया है कि ये चीजें सिचुएशनल स्ट्रेस की वजह से हो रही है या कोई ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हो रही है, अगर वो शेयर करते हैं तो ये डॉक्टर के लिए बहुत एकदम ईजी हो जाता है ये जानना कि कौन सी चीजों से वो सफर कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ डिसऑर्डर या डिसीजेस, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि किस तरीके के ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, और उसके बेस पे आपके लिए डायग्नोज करना भी इजी रहता है, बहुत एक्यूरेट वे में आप कर पाते हो. करेक्ट. तो छुपाने से कोई मतलब नहीं है कि ये चीजें हो रही है, ये नहीं हो रही है. इट्स बेटर टू शेयर एवरीथिंग ताकि बहुत एक्यूरेट वे में आपका डायग्नोसिस हो पाए और उस तरीके से आपको मेडिसिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर पाए. करेक्ट. ओके. है और वो छुपा रहे तो आई वोंट माइंड, मतलब वो छुपाएगा, इसका वो प्रोसेस
बट दूसरों को हम नहीं कर हाँ हाँ, जो उनके साथ आ रहे हैं एटलीस्ट वो शेयर कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। करेक्ट। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो आ रहा है वो बहुत हेजिटेट फील कर रहा है अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से, या एक जो स्टिग्मा है या एक शेम है मेंटल हेल्थ इलनेस को लेके हमारी सोसाइटी में, तो उसकी वजह से वो ये बोल नहीं पाता है कि मेरे दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं, या मेरे साथ ये चीजें हो रही है, या इमोशनली मैं इतना डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। सो इट्स बेटर कि जो उनके साथ आ रहे हैं वो आके ये सारी चीजें शेयर करें एटलीस्ट। और अगर पेशेंट के सामने नहीं बता पा रहे हैं तो पेशेंट को लेके आए, उससे पहले क्या बाद में भी वो एक बार डॉक्टर से मिलके वो सारी चीजें उनको शेयर करें, तो डॉक्टर के लिए वो पूरी सिचुएशन समझना काफी इजी हो जाता है, राइट? Okay, fine. So now I'm moving towards some myths and misconceptions. सबसे पहले तो ये आ जाता है कि मेडिसिन अगर हमने शुरू की तो ऐसे बहुत सारी साइड इफेक्ट्स होने वाली है, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है। So what's your take on this? Okay. This is coming from a thought process जो अपने आप thought process जनरली की एक तो इंडिया में आई थिंक एवरीवन इज अ डॉक्टर। करेक्ट। गूगल का जमाना बहुत है, आधा डॉक्टर तो गूगल ही बन गया है। लाइक मेरे पास तो अभी जितने भी पेशेंट आते हैं वो सबसे पहले तो गूगल ही करके आए होते हैं अपने सिम्टम्स, एंड माय फर्स्ट सेशन गो इन लाइक इन द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग, मतलब उनको अनलर्न करवाने में चला जाता है, ये सब चीजें सही नहीं है। एक कोरोना है, मेरे मतलब WHO बोल रहे हैं कि पेंडेमिक है और व्हाट्सएप बोल रहे हैं कि ये लो इलाज। सिमिलरली मतलब ऐसा रहता है कि अगर आप सर्च करते हो किसी भी ड्रग के बारे में तो वो जितने भी साइड इफेक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं, हो सकता है एक कोई 1000 में से एक में होगा, वो भी वो मेंशन करेगा। एक ड्रग के वो 20-25 साइड इफेक्ट्स लिख देगा। वो कॉमनली नहीं होते, हो सकता है कि 100 में से वो एक ही को होते हैं उतने ज्यादा साइड इफेक्ट। डेफिनेटली एवरी मेडिसिन कैरी सम साइड इफेक्ट। जो अपन पैरासिटामोल खा लेते हैं उसके भी लिवर पे साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। नथिंग कम्स विदाउट अ प्राइस। Okay, so same with psychiatric medications also with every medicine. So वो risk versus benefit ratio देखना पड़ता है कि वो कितना परेशान है, और उतने साइड इफेक्ट्स होते हैं जितना लोग गूगल पे पढ़ के आते हैं। एक या दो होते हैं 20 में से, और आप परेशान होकर ज्यादा आए हो तो आप साइड इफेक्ट्स नहीं, पीपल ड्रिंक, दे स्मोक, दे डू नॉट थिंक अबाउट साइड इफेक्ट्स, उनके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। बट डॉक्टर के आने के पास तो उस टाइम पे सारे साइड इफेक्ट बोलते हैं। सही बात है। एंड आपकी बात ये बहुत सही है कि गूगल जितने भी पॉसिबल है वो सारे साइड इफेक्ट्स डाल देता है। एंड जहां तक मैंने गूगल किया है मेडिसिन को या प्रिस्क्रिप्शंस को, तो वो कुछ तो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स है, मतलब सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स है जो हर एक मेडिसिन में होते हैं। मे बी वो मेडिसिन लेने से हो भी नहीं सकते हैं। एंड मतलब अगर कुछ साइड इफेक्ट्स हैं भी तो उसके लिए भी मतलब आप साथ में कोई ऐसे प्रिस्क्रिप्शन, कुछ ऐसे मेडिसिन देते होंगे जो उसको कवर कर पाए? यार सिंपल टिप्स रहती है उसकी, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव है, मतलब साइकियाट्री पे ना भी है तो उसमें रहता है कि आप अगर एकदम से उठ जाओ तो चक्कर आते हैं, तो आप पेशेंट को बोलो आप एकदम से मत उठो। साइकियाट्रिक मेडिकेशन में कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे किसी को नींद नहीं आ रही, उसको सेडेटिव दिया तो नेक्स्ट डे उसको दिन में भी आ रही है, तो उसमें हम सिंपल करते हैं कि उससे आप कितने बजे लेते, तो हम 11 बजे लेते रात में, तो आप 8 बजे लेते। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजों से भी साइड इफेक्ट को टैकल करा जा सकता है, और वो इनिशियली आते हैं 4-5 दिन में। तो होता है कि बहुत सारे लोग वो 4-5 दिन टॉलरेट नहीं करते, खुद से बंद कर देते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना भी छोड़ देते हैं, फिर वो दूसरे साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। दिस इज एन एंडलेस साइकिल। हाँ, ये पैटर्न चलता रहता है। करेक्ट। बी क्लियर विद डॉक्टर, कॉल करोगे डॉक्टर साहब ये हो रहा है क्या करें, वो बताएगा कि ये करो, डोज ज्यादा कर दो, ऐसा करके चलता रहेगा, बिल्कुल फायदा आएगा। हाँ, करेक्ट। या आधे डॉक्टर हम बन जाते हैं, फिर उल्टा ज्यादा प्रॉब्लम हम क्रिएट कर लेते हैं खुद के लिए, कि खुद से डोजेस को मैनेज करना, एक डॉक्टर के पास छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास जाना, इस पे ट्रस्ट ना आए तो उसके पास जाओ, एंड फिर आप उल्टा अपने आप को कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करते जाते हो।
एंड लास्ट में जाके उस सिचुएशन पे पहुंच जाती है आपके इश्यूज या प्रॉब्लम्स की, जब बहुत सिवियर हो जाती है सारी चीजें, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने डॉक्टर्स के बाद पास गया हूं पर मुझे किसी के पास से भी अच्छा फील नहीं हुआ है, कोई मेरा इलाज नहीं कर पाया है। बट आप कौन से डॉक्टर के पास जाके वहां पे सही तरीके से आपने ट्रीटमेंट ली है, उस चीज को हम नहीं देखते हैं। करेक्ट करेक्ट। सो जहां पे साइड इफेक्ट्स की बात आती है, सॉरी साइड इफेक्ट के बाद जहां पे ये बात आती है कि लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, तो कितनी हद तक ये चीज सही है कि कोई भी डिसीज के लिए, कोई भी मेंटल हेल्थ इलनेस के लिए हम जब मेडिसिन शुरू करते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलेंगी? बहुत तो नहीं बोल सकता, बट डेफिनेटली जैसे कोई इन्फेक्शन होता है आपकी बॉडी को, तो अपन 3 दिन या 7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स ले लेते हैं, 2 दिन लेते हैं, वी बिकम ओके। बट मेंटल हेल्थ में ऐसा कभी नहीं होता, बिकॉज इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। माइंड इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द बॉडी। तो वहां पे आप न्यूरोकेमिकल्स का बैलेंस कर रहे हो, 10 से 15 दिन में तो नॉर्मल लेवल्स अचीव करने में लगते हैं। हाँ, करेक्ट। प्रोसेस आता है। सो इट इज डेफिनेटली लॉन्ग। किसी को भी ये सोच के नहीं आना चाहिए कि मैं 10 दिन में ठीक हो जाऊंगा आके। जनरली अगर नॉन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास कोई भी जाता है तो दे जनरली डू दिस कि कोई डिप्रेस्ड या आया है तो उसको 7 दिन की मेडिकेशन लिख दो, तो 7 दिन बाद फिर उसका रिबाउंड होता है, वो और डिप्रेस हो जाता है। हाँ, करेक्ट। वो जब तक मतलब वो नॉन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जब तक उससे परेशान नहीं होता, वो चलाता रहता है, फिर एंड में भेजता है कि मेरी जान मत खा, अब साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। और ये थोड़ा क्लैरिटी भी होनी चाहिए डॉक्टर पेशेंट में कि ये डॉक्टर को भी बताना चाहिए कि आप एकदम जादू की मत उम्मीद करो। इट विल टेक 15 डेज टू 20 डेज तो आपको सेट होने में उतना टाइम लगेगा। फिर उसके आगे मेडिसिन विल बी हैव टू बी कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू मंथ्स along with counseling and lifestyle modifications of course। अगर ये होता है कि जैसे किसी को काउंसलिंग भी नहीं करवानी, उसको लाइफस्टाइल में कुछ चेंज नहीं करना, तो उसको कुछ आप खुद एफर्ट ही डाल रहे हो, तो फिर आप खाते रहो दवाइयाँ, केवल दवाई से ठीक हो गए। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ट्रू। सो अपनी साइड से कोई एफर्ट्स नहीं डालनी है और हम पूरा का पूरा मेडिसिन के ऊपर डाल देते हैं, मेडिसिन हमें ठीक करती रहेगी। ठीक नहीं करेंगे, वो आपको आपकी जो भी कंडीशन है उसको मैनेजेबल जरूर रखेगी, बट फिर आप बोलते हो कि मुझे मेडिसिन से छूट जाना है, मुझे वो कम कर देनी या पूरी तरीके से छोड़ देनी एंड कोई चेंजेस नहीं लाने हैं। करेक्ट। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई एफर्ट्स डालनी नहीं है। एंड एक चीज मैंने भी बहुत बार देखी है, लाइक जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, दे जस्ट लाइक बहुत सारे सेशंस भी उन्होंने लिए होते हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस भी उनमें धीरे धीरे आ रहे होते हैं, बट वो डायरेक्टली से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मेडिसिन छोड़ देनी है, अब हमें मेडिसिन नहीं लेनी है, जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया। बट जब देखा जाए तो उन्होंने इतने लंबे टाइम तक अपने सिम्टम्स को इग्नोर किया होता है। जब भी हम उनके हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो 4-5 years की हिस्ट्री रही होती है उनकी डिप्रेशन की, कोई तो आके 15-20 साल की हिस्ट्री लेके डिप्रेसिव सिम्टम्स की या ट्रॉमेटिक सिम्टम्स की। तो ये सारी चीजों की इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे कितनी गहरी हुई है। और अब आप बात करते हो कि मैंने थेरेपी स्टार्ट की या मैंने मेडिकेशन स्टार्ट किए या कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट की है तो मुझे ऐसे चुटकियों में चेंजेस फील हो या फर्क पड़ना चाहिए। लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। आप बोलो कि अब 1 महीने में मैं ठीक कर दूं, तो उसको 15 साल लगाए हैं आपने यहाँ तक पहुंचने में, 1 महीने में ठीक तो हो ही नहीं सकती है। राइट राइट, करेक्ट करेक्ट, ओके। अभी एक और मतलब मैंने बहुत बार सुना है कि मेरे पास मतलब पर्सनली पेशेंट आते हैं और ये बोलते हैं, स्पेशली पेरेंट्स जब उनके ADHD वगैरह के लिए जब हम उनको बोलते हैं कि नहीं अटेंशन डेफिसिट बहुत ज्यादा है या हाई लेवल पे आ रहा है तो यू नीड टू स्टार्ट मेडिसिन एंड एवरीथिंग, हम पीडियाट्रिशियन के पास भेजते हैं या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास भेजते हैं, तो पेरेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैम एलोपैथिक मेडिसिन नहीं स्टार्ट करनी है, हमें आयुर्वेदिक या होम्योपैथ मेडिसिन चलेगी या कोई और तरीके से हम इसको ठीक कर पाए या कोई और दवाइयां। सो जहां पे एलोपैथिक मेडिसिन की बात आती है और आयुर्वेदिक और होम्योपैथ पे बात आती है, तो कौन सी मेडिसिन मतलब आयुर्वेदिक या होम्योपैथ मेडिसिन भी उतनी ही इफेक्टिव है मेंटल हेल्थ इश्यूज को मैनेज करने में या एलोपैथिक मेडिसिन से थोड़ा सा स्लो होती है? I mean, मुझे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए ताकि मैं अपने क्लाइंट्स को अच्छे से गाइड कर पाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, I
हैव नथिंग अगेंस्ट आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। इनफैक्ट मतलब कुछ चीज़ों में दे आर वेरी इफेक्टिव। कुछ हर्ब्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जिन पर बहुत सालों की स्टडी और रिसर्च है, डेफिनेटली वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेंटल इलनेसेस में उतना अच्छा कुछ भी पाया नहीं गया है। अभी स्टडीज भी है। एक कोई साउथ में मनो समथिंग करके कोई एक कॉम्बिनेशन है हर्ब्स का। आई एक्चुअली हैव ट्राइड इट ऑन अ फ्यू ऑफ माय पेशेंट्स, बिकॉज आई कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट अप्रोचेस जिससे पेशेंट को फायदा हो बेसिकली। बट इट हैज नॉट वर्क एट ऑल। मतलब आई एम नॉट इन अ बॉक्स कि मुझे एलोपैथी से ही, जहाँ हाँ जहाँ से मुझे सपोर्ट मिलेगा मैं पेशेंट को सपोर्ट लेके ठीक करने की कोशिश करूंगा। हाँ हाँ। बट somehow आयुर्वेदिक होम्योपैथिक हैजंट वर्क एट ऑल। अब मैं ओके। किसी को डिप्रेशन में आयुर्वेदिक मेडिसिन लिख देता हूँ, कल जाके वो सुसाइड कमिट करते हैं, whose fault is it? हाँ तो मैं, करेक्ट। यस। हाँ। है ना, पीएचडी में भी जैसे बच्चे का पूरा मैं कुछ उसको करता हूँ, ब्राह्मी शंकुश की लिख देता हूँ, है ना। मे भी कुछ फायदा होगा, डेफिनेटली नुकसान तो होगा नहीं। साथ साथ में तुलने दे सकते हैं, लेकिन इफ आई गिव दैट चाइल्ड रिटालिन, हो सकता है उसका क्लास में कंसंट्रेशन अच्छा हो जाए, उसकी ग्रेड्स इंप्रूव हो जाए, जो होता ही है। That way, I would always prefer allopathic medicine. Also, one more catch is there. Ayurvedic or homeopathic practitioners, not, I don't know about everyone. There are a few good practitioners, but a lot of them are using steroids and allopathic medicine covertly. या तो क्या कर रहे हो? हाँ हाँ सही बात है। हर किसी हाँ को steroid दे रहे हैं। हाँ ये था आयुर्वेद। ओके ओके। सो अगर मेंटल हेल्थ की बात आती है तो एलोपैथिक मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव रहती है, राइट? डेफिनेटली आयुर्वेद और वो तो मोर इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव पाए ही नहीं गए हैं बिल्कुल भी। ओके। डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, किसी भी चीज में मतलब स्टडीज भी है तो ऐसी है 50 लोगों पे है और हाँ इनकंक्लूसिव है। हाँ हाँ। डेफिनेटली इस पे अगर और स्टडी करी जाए और अच्छे गवर्नमेंट ग्रांट दे तो मे बी समडे अगर ऐसा कुछ अच्छा ड्रग आता है तो मैं भी प्रिस्क्राइब करूंगा। करेक्ट करेक्ट। Okay. तो जहाँ And पे बात आती yeah, या जहाँ पे बात आती I was just asking हाँ एक थोड़ा सा doubtful है, I guess, because I've heard many people talking about this as well. Is like कि people who are already on some heavy medications, be it diabetic और उस टाइप के जो होते हैं, तो उनके मन में काफी डर रहता है that हम already एक heavy medication और regular course कर रहे हैं किसी दवाई का सालों से, and adding another into it might affect us. एक पार्ट ये भी था, then another part add on to this was कि शायद बहुत सी हैवी मेडिकेशन जो वो अदर इलनेसेस के लिए ले रहे हैं उससे भी शायद कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे थोड़ा असर तो पड़ता ही होगा, क्योंकि तो उस केस में हाउ शुड दे मैनेज देयर मेडिकेशन, सारी डर उनका हटाने के लिए इफ यू कैन ऐड समथिंग। अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि हाइपरटेंशन के लिए कोई मेडिसिन दी जिससे बाय चांस मेंटल हेल्थ पे भी कुछ डिफरेंस आ रहा है, या जैसे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कुछ होते हैं जिससे डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा होता है, कॉमनली है ऐसा डिप्रेशन। सो दैट टाइम जो टीबी का इलाज करे डॉक्टर और जो साइकियाट्रिस्ट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दे आर ऑल्टरनेटिव। होता है जैसे करेक्ट। जो वो केमिस्ट्री और मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसमें खुद से कुछ भी बंद कर देना, खुद से कुछ भी चालू कर देना बहुत रिस्की है। एज ए डॉक्टर मैं खुद कभी नहीं करूंगा। मतलब मैं भी देखूंगा कि मैं एक एक्सपर्ट ओपिनियन लूंगा और उस हिसाब से करूँ ताकि व्हाट कैन बी डन बेस्ट वो देखा जाए पेशेंट के लिए। हाँ करेक्ट करेक्ट। ओके। सो एक लास्ट मिसकंसेप्शन, मतलब बहुत बार ऐसे क्लाइंट्स बोलते हैं मेडिसिन नहीं मेरे फ्रेंड पे वर्क नहीं की थी मैं भी नहीं लूंगा। मतलब वो जस्ट कंपेयर करते हैं कि इसको फर्क नहीं पड़ा, इसको फर्क नहीं पड़ा तो मैं नहीं लूंगा। एंड वाइस वर्सा भी होता है कि वो फ्रेंड से पूछते हैं तो कौन सी दवाई ले रहा है एंड दे विल पिक इट अप। आई मीन मेनी फार्मेसिस्ट डू नॉट गिव विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बट वो फ्रेंड से ही दवाई ले लेते हैं। दे आस्क द फ्रेंड टू टेक कपल ऑफ मेडिसिन और उसी से हाफ मेडिसिन ले लेंगे। दैट्स आल्सो वेरी थिंग हैपनिंग। सब डॉक्टर हैं। सो इस पे क्या टेक है आपका? मतलब हम किस तरीके से अभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये बता सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है जो भी मेडिसिन कोई एक पर्सन ले रहा है जरूरी नहीं है उसको इफेक्ट की नहीं की तो उसी तरीके से आपकी बॉडी पे भी वो इफेक्ट करेगी या नहीं? सबसे पहले इसमें ये डिपेंड करता है कि जैसे आपने बताया एक व्यक्ति जिसको डिप्रेशन है मान लेते हैं, उसको मैंने एक SSRI लिखी 50 mg
है ना। और उसको माइल्ड डिप्रेशन है, मे बी 1 साल से है, 6 मंथ से है, और समहाउ उसके फैमिली सपोर्ट अच्छा है, उसका करियर अच्छा है, उसका वर्क सिस्टम अच्छा है पूरा, तो वो रिस्पॉन्स देगा 50 MG पे। और उसका जो फ्रेंड है जिसने उससे दवाई पूछ के सर्टानी ली है या एनी एसेसर है, आ, उसका हो सकता है कि उसको 10 साल से डिप्रेशन है, उसके फैमिली बहुत डिस्फंक्शनल है, वो कुछ जॉब नहीं कर रहा है, वो घर पे बैठा है, मे बी ही स्मोक कैनबिस अलोंग विद इट, मे बी ही ड्रिंक्स अल्कोहल। सो देयर आर लाइक मेनी मेनी फैक्टर्स। केवल एक करेक्ट। कि नहीं डिप्रेशन है तो ट्रीट कर दो, हाँ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको सबको दिमाग में लेते हुए लाइफस्टाइल चेंजेस करवाते हुए फिर डोज एडजस्ट करना पड़ता है कि चलो 60 पे नहीं कर रहा आपको तो आपको 100 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो हमको भी शौक नहीं है कि ज्यादातर करेक्ट। डॉक्टर किसी को नहीं आएगा तो क्या वो बोलेगा कैसी दवाई दी है, इससे असर ही नहीं हो रहा। हाँ, सो देर आर अदर फैक्टर्स जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपकी लॉट ऑफ रिकवरी के ऊपर। करेक्ट करेक्ट, यस। ओके, सो इसके अलावा अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, मतलब आपके पास पेशेंट आए हैं और आके वो इस तरीके के कोई मिथ्स अपने माइंड में रखते हुए या फॉल्टी बिलीफ्स माइंड में रखते हुए आपके पास आते हैं, अगर आप शेयर कर पाओ कुछ अपनी साइड से। ये मैक्सिमम अपन कवर ही करते थे, सबसे पहले तो यही आता है कि कितने दिन लेनी पड़ेगी दवाई। ओह हाँ हाँ। मैं कब तक सो ठीक जाऊंगा, करेक्ट। ठीक हो जाऊंगा क्या, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोर्स से जो बोला जाए वो फॉलो करो तो बिल्कुल ठीक होगा, बट होता नहीं है। वो होता है कि मैंने 10 दिन दवाई ली, अच्छा नहीं लगा तो मैंने खुद से बंद कर दी, फिर 2 महीने बाद आ रहे हैं हाँ अब हाँ गया। हाँ, ये मेजोरिटी ऑफ केसेस में हमने देखा है, लाइक वो हमारे पास थेरेपी के लिए भी आते हैं। हाँ, आई हैव बीन इन मेडिकेशन, मतलब मेडिकल फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी, ट्रीटमेंट भी हमने ली है, ऐसा है वैसा है। पर कब तक ली है, हाँ सर के पास हम एक बार गए थे और 15 दिन की मेडिसिन ली, ज्यादा लंबा फर्क नहीं पड़ा तो फिर हमने छोड़ दिया। फिर कब किया, 6 महीनों के बाद ज्यादा हमें सीवियर लगे सिम्टम्स, प्रॉब्लम बढ़ गई तो हम वापस से दूसरे डॉक्टर के पास गए। हाँ, उनके पास भी हम 2 बार गए, 1 महीने तक दवाई ली, बट 1 महीने में भी हमें फर्क नहीं दिखा तो फिर वापस से छोड़ दिया। ऐसे बहुत बार हमने पेशेंट्स देखे हैं जो आके हमें ये बताते हैं उनकी इस तरीके की मेडिकल हिस्ट्री रही होती है। एंड एक्चुअली मुझे यही होता है कि हम उनको किस तरीके से गाइड करें, उनको किस तरीके से बताएं। वो कोई भी एक चीज में, कोई भी एक ट्रीटमेंट में कांस्टेंट नहीं रहते हैं, एंड सेम चीज यही हो जाती है कि वो थेरेपी में भी कांस्टेंट नहीं रहते हैं। हाँ, 1-2 सेशंस लिए एंड देन पता नहीं गायब हो गए, ऐसा। ये भी एक फैक्टर है कि जैसा एक ये कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि अपने यहाँ मतलब दे आर नो स्ट्रिंजेंट लॉज अपॉन मेडिकेशन। पेशेंट जाके मुझसे भी बोलते हैं कि ये दे दो, कायदे से नहीं दे सकते आप, तेरा रूल्स, लेकिन फार्मेसी वाले डिस्पेंस बहुत बार कर देते हैं। तो बहुत बार एक मेडिसिन सेम डोज पे लेते रहते हैं कि साइकेट्रिस्ट को फीस कौन देगी, अपन चलते हो रहते हैं। क्योंकि आई थिंक इट रिवर्ट्स, हो सकता था मैं मेरे पास था, मैं डोज बढ़ाता, मेडिसिन स्विच करता, कुछ सिडेटिव जैसे हैं मैंने लिखी 15 डेज, अगर कहीं जुगाड़ से मिल गई उनको, दे विल कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स, फिर आएंगे कि हमको तो आदत पड़ गई, डॉक्टर ने एडिक्ट बना दिया। हाँ करेक्ट। ठीक। राइट, ये होता ही है। ओके, फाइन। सो जहां भी मतलब एक छोटा सा मैसेज मैं अपनी साइड से जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको देना चाहूंगी कि जहाँ पे मेंटल हेल्थ कंडीशंस की बात आती है, रिकवरी की बात आती है और उनको मैनेज करने की बात आती है, सो मेडिसिन हो या थेरेपी हो, दोनों एक साथ चलती है। मैं जब सिम्टम्स बहुत ज्यादा सिवियर होते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस लाइक काउंसलर्स या थेरेपिस्ट के लिए डिफिकल्ट हो जाता है थेरेपी के साथ शुरुआत करना। हमें उनको थोड़ा सा माइल्ड लेवल पे लाना पड़ता है, थोड़ा सा मैनेजेबल कंडीशन बनानी पड़ती है, एंड उसके बाद हम थेरेपीज के साथ या कॉग्निटिव रीप्रोसेस, रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर हम वर्क कर पाते हैं, राइट। सो हमेशा साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट साथ साथ में वर्क करते हैं। अब सिर्फ मेडिसिन, नो डाउट मेडिसिन काफी इफेक्टिव रहती है, बट जैसे सर ने हमें बताया कि अगर कोई लाइफस्टाइल चेंजेस आप नहीं करते हो, कोई तरीके की थेरेपीज या काउंसलिंग अगर आप नहीं लेते हो, फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको मेडिसिन को चलाना पड़ेगा या लेनी पड़ेगी, राइट। सो ये दोनों चीजें साथ साथ में चलती हैं, एंड आपको कंप्लीट एक ट्रस्ट रख के डॉक्टर में या थेरेपिस्ट में उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा और उसमें कांस्टेंट रहना पड़ेगा, राइट। ओके,
any message that you would like to share with our viewers or जो भी हमारे I would just like to say that this is a lovely forum for increasing awareness, and I think कि अगर government और media वगैरह भी कुछ इस पे बहुत ज़्यादा करे, because a lot of times जो पोर्ट्रेल होता है साइकेट्रिस्ट को हमेशा मैंने भूत प्रेत की मूवीज में देखा है जिसमें डिसऑर्डर या वो मतलब कब तक उस जमाने में जिएंगे. हॉलीवुड हैज गॉन देयर. It has made good movies, documentaries about depression, psychosis, possession, multiple personality disorder. हमने यहाँ कब तक लोगों को ये कचरा देते रहेंगे, मीडिया के रूप में देते रहेंगे दिमाग में, उससे और भूत प्रेत जादू टोना है, तो वो अगर उससे निकला जाए और लोग भी उन चीजों पे बिलीव कम करके साइंटिफिक चीजों पे बिलीव करें तो दैट वुड डेफिनेटली. Correct. Okay. Thank you so much, sir, for sharing such a wonderful knowledge with us, with our viewers. And काफी लोगों को मुझे लग रहा है, मतलब होपफुली बहुत सारे लोग अवेयर हुए होंगे कि मेडिसिन किस तरीके से हमें हेल्प करती है. Thank you for coming to our show. Thank you. It was really great having you. It was really an amazing session and very enlightening for sure. Thank you so much. Goodbye. Have a nice day. Take care.